जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एचडी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बक्सर का युद्ध के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपने बक्सर का युद्ध पहले भी कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि इस क्लास को देखने के बाद आपको बक्सर का युद्ध ऐसे याद हो जाएगा जैसे अपनी उसका नंबर याद हो जाता है। ठीक है ना? तो पूरी क्लास को देखिएगा। इसके बाद लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका जवाब भी दे करके जाना है। तो चलते हैं अपनी क्लास में, स्टार्ट करते हैं। तो बक्सर का युद्ध की जो शुरुआत है ना, वो प्लासी से ही कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। प्लासी का युद्ध आपने देखा, मैंने क्लास में पहले ही बताया है। अगर आप प्लासी का युद्ध नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के देख लीजिएगा, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो प्लासी का युद्ध जैसे ही स्टार्ट होता है तो वहां पे मीर जाफर जो है वो अंग्रेजों से मिल जाता है, और अंग्रेजों से मिलने के बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को ये मरवा देता है। ठीक है? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को मरवा देता है, और इसके बाद जैसा कि अंग्रेजों ने बोला था कि मीर जाफर मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बनाऊंगा, तो वैसे ही ये बंगाल का नवाब अब बन जाता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे ही बंगाल का नवाब बनता है तो खुशी खुशी में ये क्या करता है कि 3 करोड़ रुपए क्या करता है, अंग्रेजों को गिफ्ट कर देता है। बंगाल के जो राजकोष होता है, जो पैसा होता है, वहां से निकाल करके ये 3 करोड़ रुपए, उस टाइम का 3 करोड़, सोचिए कितना बड़ी रकम रही होगी। उस टाइम पे इसने 3 करोड़ रुपए दे दिया अंग्रेजों को। 3 करोड़ रुपए तो दिया ही दिया, उसके साथ ही इसने क्या किया, 24 परगने दे दिए। 24 परगने भी इसने दे दिए। किसको दे दिए? अंग्रेजों को दे दिए। अब भैया इतना तो दे दिया, अब ये सोचा कि ये लोग जो हैं, अंग्रेज लोग जो भी हैं, वो क्या करेंगे, अब मेरा पीछा छोड़ देंगे। अब मैं आराम से नवाबों की तरह रहूंगा, बकायदे सारा काम वाम चलता रहेगा, मैं पैसा ही पैसा कमाऊंगा, बहुत सारा पैसा आ जाएगा। ऐसा इसने सोच करके गद्दी पर बैठा। लेकिन अंग्रेज तो कुछ और ही सोच रहे थे। अंग्रेज को अगर 1 रुपए की भी कमी पड़ती तो क्या करते थे, इसके पास भेज दिया करते थे अपने सैनिकों को कि जाओ और वहां से मीर जाफर के यहां से कुछ पैसे लेकर के आओ। 1 बार इसने दिया, 2 बार दिया, 4 बार दिया, हर रोज का यही हो गया इनका। जैसे हो जाता है ना कि आप कहीं जाओ, रूम लेकर के रहो किराए पे, और बगल में आपका कोई रिश्तेदार रहता हो। अब रोज रोज आपके घर में रिश्तेदार पहुंच जाता है घर में, अब उनको चाय दो, पानी दो। ठीक है ना? आप पढ़ने के लिए गए हो वहां पे, लेकिन रोज चाय पानी देते रहोगे तो दिमाग तो खराब होगा ही। तो इसका भी एक दिन क्या हुआ, मीर जाफर का दिमाग खराब हो गया। यार हर रोज आते हैं ये लोग, पैसा लेकर के जाते हैं। अब इसने बोला हम नहीं देंगे, जाओ पैसा वैसा नहीं देंगे, जा, हम रोज दे देते हैं पैसा वैसा, हमारे पास पैसा नहीं, जाओ जो करना हो कर लो। अब अंग्रेजों को ये बात पता चली कि वाह, मैंने ही बनाया तुम्हें, मैंने ही तुम्हें नवाब बनाया और तुम ही मेरे साथ गद्दारी कर रहे हो। मैं पैसा मांग रहा हूं तो तुम पैसा नहीं दे रहे हो। ये बात हजम नहीं हुई अंग्रेजों को, तो इन्होंने क्या किया कि मीर कासिम को बना दिया। इसी का दामाद था, इसका नाम था मीर कासिम। अब उसको यहां का नवाब बना दिया। बोला तुम मीर जाफर सही नहीं हो, तुम जाओ अपना काम देखो। अब ये जो मीर जाफर है ना, उसी को अंग्रेजों की कठपुतली कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अंग्रेजों की कठपुतली कौन था, तो अंग्रेजों की कठपुतली ये रहने वाला है आपका मीर जाफर। अंग्रेजों का गधा कौन था, तो ये मीर जाफर। ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है? इसके बाद क्या होता है, मीर कासिम को यहां का बंगाल का नवाब बनाया जाता है। अब बंगाल का नवाब बन गया मीर कासिम। मीर कासिम मीर जाफर से भी खतरनाक था। अब उसने सबसे पहले क्या किया कि भाई मैं पास में रहता हूं, इस चक्कर में ये अंग्रेज रोज रोज आ जाते हैं मेरे घर में और पैसा मांग लेते हैं, और देना पड़ता है, नहीं दूंगा तो दिक्कत होगी। तो इसने क्या किया कि अपनी राजधानी को ही बदल दिया। मुर्शिदाबाद इनकी राजधानी थी,
तो इसने क्या किया, मुंगेर बना दिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर किस नवाब ने बनाई थी? तो वो कौन था? मीर कासिम था। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी लेके गया। अब ये लेके क्यों गया? इसका दो कारण था। पहला तो जितना दूर रहेंगे तो पैसे कम मांगने आएगा। दूसरा ये था कि सैनिकों को सजग कर रहा था, मतलब लड़ने की तैयारी कर रहा था। अंदर ही अंदर अंग्रेजों से लड़ने की ये तैयारी भी कर रहा था। अब जब तैयारी कर रहा था तो अब पास में रहता तो भाई पास में है, अब डंडा वंडा लेकर के लड़ाई करोगे, युद्ध की तैयारी करोगे, तो बगल वाला पड़ोसी तो ऐसे झांक करके देख ही लेगा, रे क्या हो रहा है पड़ोस के यहाँ, अच्छा अच्छा हम ही को मारने की तैयारी चल रही है। तो इसने क्या कर दिया, दूर चला गया अपना। कहाँ चला गया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर चला गया। अब मुंगेर में अपना तैयारी कर रहा था लड़ाई वड़ाई की। अब वहां जाने के बाद अब कहता है ऐसा है अंग्रेजों से कि 24 परगने जो दिए थे मैंने तुमको वो मेरे लौटा दो, जो मेरे मीर जाफर ने दिया था वो लौटा दो मेरे को 24 परगने। चलो ठीक। अब इसके आगे क्या हुआ? अब 24 परगने लौटाने के लिए बोला, और बोला ऐसा है कि जो भी तुम यहां पे व्यापार करोगे, व्यापार पे 9% का टैक्स लूंगा तुमसे। कितने परसेंट का? 9% का मैं टैक्स लूंगा तुमसे, और तुम्हें ये टैक्स देना पड़ेगा, और ये 24 परगने भी मेरे लौटाने पड़ेंगे जो मीर जाफर ने दिए तुम्हें। अंग्रेज बोले अरे यार, मतलब मीर जाफर को हटाया, मीर कासिम को लाया, मीर कासिम भी ऐसे करने लगे। अब भी अंग्रेजों को बहुत टेंशन हो गई भैया, यार ये भी गद्दार निकल गया। अब इसने क्या किया कि 24 परगने तो मांग रहा था, ऊपर से जितना व्यापार करोगे उसमें 9% का टैक्स भी दो मुझे, अगर नहीं दोगे तो व्यापार नहीं करने दूंगा मैं, ऐसा कह दिया इसने मीर कासिम ने। अंग्रेज बोले ऐसा है कि मैं नहीं देने वाला टैक्स वैक्स, न टैक्स दूंगा न परगने दूंगा, कुछ नहीं लौटाऊंगा, जाओ जो करना हो कर लो। तो मीर कासिम ने बोला अच्छा बेटा, जब ऐसी बात है कि तुम मेरे फरगने भी नहीं लौटाओगे और 9% का टैक्स भी नहीं दोगे, इतने दिन से तुम व्यापार कर रहे हो, तो मैं भी एक काम करता हूं, जितना जो हिंदुस्तान के व्यापारी हैं, मतलब जो इंडिया के व्यापारी हैं, उनसे भी मैं टैक्स नहीं लूंगा, जा इन लोग से भी टैक्स नहीं लूंगा। इससे फायदा क्या होगा? वो आपको लग रहा होगा कि जब इंडिया वालों से भी टैक्स नहीं लेगा, और वो तो पहले से नहीं दे रहे हैं अंग्रेज लोग, इससे फायदा ये होगा कि जो हमारे व्यापारी हैं, जो हिंदुस्तान के व्यापारी थे उस टाइम, तो उनका जो सामान है तो वो महंगा पड़ता था, तो लोग कम लिया करते थे, और जो अंग्रेज लोग थे उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, और वो खराब भी सामान बनाते थे, चलो ठीक है ले लो, सस्ता तो है ना। मिडिल क्लास के लोग क्या करते हैं, यही तो करते हैं कि थोड़ा सा सस्ता होना चाहिए, भले थोड़ा खराब हो सामान कोई दिक्कत नहीं, चल जाना चाहिए, काम चलना चाहिए, बस काम चलाने से मतलब है, क्योंकि उतना ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं रहता। तो सस्ता जहां पे मिलेगा, 1 रुपए सस्ता जहां मिलेगा वहां से भी आप भी लोगे। आज के टाइम पे भी देख लो, अगर 1 रुपए कहीं पे सस्ता सामान मिल रहा है तो आप वहीं से लोगे, वो चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, उससे ही लोगे ना। तो ये लोग भी क्या करते थे कि सब लोग लिया करते थे इनसे सामान, तो इन लोग मजबूत होते जा रहे थे। तो इसने क्या किया, इसने बोला कि ऐसा है कि जब तुम टैक्स नहीं दोगे तो मैं इंडियन व्यापारियों को भी टैक्स से मुक्त कर दूंगा, वो भी अपना व्यापार करें और टैक्स नहीं देंगे, तो उनका भी रेट कम हो जाएगा। जब रेट कम हो जाएगा तो लोग अपने आप इंडियन की तरफ चले जाएंगे, इंडिया वालों से लेंगे, क्योंकि इंडिया वालों का सामान तो अच्छा था लेकिन रेट थोड़ा महंगा था। इसलिए जब सामान का जब रेट कम हो जाएगा और सामान भी अच्छा मिलेगा तो अब तो आराम से ले जाएंगे इधर इंडिया वालों की तरफ, आराम से लेंगे सामान, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अरे यार, ये तो मेरी ही नीति में मुझे ही फंसा दे रहा है मीर कासिम। तो 2 3 4 बार इसके ऊपर आक्रमण कर दिए अंग्रेज लोग। इसको बहुत परेशान करते थे, किसको? मीर कासिम को हर रोज परेशान कर दिया करते थे, कभी किसी के बहाने लड़ते थे तो कभी किसी के बहाने लड़ते थे। तो मीर कासिम ने क्या किया कि उपाय जुगाड़ ढूंढा कि अब क्या किया जाए, इन लोग से लड़ा कैसे जाए, इन लोग को निपटाया कैसे जाए अंग्रेजों से। अब देखिए आगे क्या होता है।
बेचारा मीर कासिम परेशान होकर के अवध के नवाब के पास जाता है और अवध के नवाब से कहता है, भाई सुजाउद्दौला, भाई यार बहुत बड़ी समस्या में फंस गया हूं मैं। ये जो अंग्रेज लोग हैं जो व्यापार करने आए थे, ये परेशान करके रख दिए हैं। बंगाल में हमारा जीना हराम करके रख दिया है। हम बोलते हैं कि टैक्स दो, टैक्स नहीं देते। हम बोलते हैं कि जो हमारे 24 परगने थे वो लौटा दो मुझे, नहीं लौटा रहे हैं, नहीं लौटा रहे हैं ये लोग। मैं परेशान हो गया हूं भाई, कुछ करो मेरे लिए। आज तो ठीक है, आज तो मैं बंगाल से हट गया हूं, आज भाग करके तुम्हारे पास आया हूं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि अवध पे भी वो आक्रमण करेंगे अंग्रेज लोग, और तुम कहां भाग करके जाओगे। तो अवध का जो नवाब रहता है सुजाउद्दौला, वो कहता है, बात तो सही कह रहे हो मीर जाफर, आज तुम्हारे ऊपर मुसीबत पड़ी है, कल मेरे ऊपर ही पड़ेगी। ठीक, कोई बात नहीं, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ और अंग्रेजों को देख लेते हैं कि ये अंग्रेज कैसे तुम्हें हरा देंगे। देखते हैं क्या कर लेते हैं ये अंग्रेज लोग। इसके बाद ये दोनों मिलकर के जाते हैं शाह आलम द्वितीय के पास, जो मुगल काल का, जो मुगल शासक था, जो दिल्ली पे राज कर रहा था, उसके पास जाते हैं और जाके बोलते हैं, हुजूर, आपके रहते हुए बंगाल में ऐसी ऐसी मुसीबत आ पड़ी है कि मुझे वो जीना हराम करके रख दिए हैं अंग्रेज लोग, परेशान करके रख दिए हैं एकदम से, मुझे लगता है कि मैं क्या करूं। तो शाह आलम को, हाँ, मेरे रहते हुए, अच्छा मेरे रहते हुए कौन तुम्हें परेशान करेगा, बताओ जरा कौन है वो लोग। बोलते हैं, अंग्रेज साहब, ये वही अंग्रेज है जिसे आपके पूर्वजों ने यहां पे व्यापार करने के लिए अनुमति दी थी और टैक्स फ्री कर दिया था। ये वही अंग्रेज हैं जो आज परेशान करके रख दिए हैं हमको। बोलते हैं, चलो ठीक है, चलो देख लेते हैं, अंग्रेजों को भी देख लेते हैं। एक बात मैं आपको बताना चलूं कि जो शाह आलम था, ये उतना मतलब मुगल काल का शासक था, मुगल शासक था, लेकिन इसके पास उतनी पावर नहीं थी जितनी इसके पूर्वजों के पास थी। ये ऐसे ही था, काम चलाऊ राजा था, है ना। और सुजाउद्दौला जो अवध का रहता है नवाब, और एक मीर कासिम जो बंगाल का नवाब तो था, लेकिन लास्ट टाइम पे इसको हटा करके मीर जाफर को फिर से अंग्रेज बना देते हैं, क्योंकि मीर जाफर जो है तो चटोरा टाइप का आदमी था, जो बोलते थे अंग्रेज लोग वो कर देता था बेचारा, क्या करे, मरवाया तो उसने ही था सिराजुद्दौला को। गद्दार तो वही था, मीर जाफर ही गद्दार था। अगर उसने गद्दारी न की होती तो उसी टाइम पे मीर जाफर और सिराजुद्दौला दोनों मिल करके अंग्रेजों का काम तमाम कर दिए होते, पंचायत ही खत्म हो जाती, न बनता अपना देश गुलाम, है ना। तो ऐसा तो हुआ था नहीं है, ये हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन कुछ अब कर तो नहीं सकते। अब देखिए आगे क्या होता है कि ये तीनों लोग मिल करके, तीनों अपनी सेना लेकर के चल देते हैं। तीनों अपनी सेना लेकर के कहां चल देते हैं, लड़ाई करने के लिए बक्सर चल देते हैं। 22 अक्टूबर, डेट याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध होता है बक्सर का। और बक्सर के युद्ध में जहां बीईआईसी का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो यहां का नेतृत्व कर रहा था, यहां का सेनापति था। और इधर से मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम। ये सुजाउद्दौला है, इसे अच्छे तरीके से याद रखिएगा, सिराजुद्दौला नहीं है। सिराजुद्दौला पहले ही मार खा के चला गया है, वो मर गया है पहले ही। तो सुजाउद्दौला सिराजुद्दौला में दोनों में अंतर है, डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इसे आप अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा कहीं पे, ठीक है। अब ये तीनों एक साथ जाते हैं किससे लड़ने के लिए, बीईआईसी से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार करने के लिए आई थी और आज लड़ने के लिए तैयार हो गई। ये होता है।
इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा कि पहले कहीं पे पैर जमाओ, इसके बाद कब्जा करना शुरू करो। और चाहते ही अगर कब्जा करना शुरू करोगे तो लतिया के वापस भेज दिया जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, पहले साहब थोड़ा सा हमको दे दीजिए जगह, हम व्यापार कर लेंगे, केवल व्यापार करने के लिए आए हैं और मुझे यहां से कुछ नहीं चाहिए, बस सर दे दीजिए। ऐसा करके इन्होंने क्या किया, शुरुआत की। और आज 1764 में ये लोग इतने पावरफुल हो गए कि ये तीनों, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये भारत के तीनों एक ऐसे शक्तिशाली नवाब थे। एक तो, दो तो नवाब थे और एक जो दिल्ली का राजा था, उससे लड़ने के लिए कौन आ गए, BEIC, छोटी सी कंपनी। यहां पे आपको 5 से 7 हजार सेना मिली, 5 to 7 के, इससे ज्यादा इनकी सेना नहीं थी। इधर आप देखोगे तो तीनों की मिलाकर के 50 के से ऊपर सेना थी, 50 की, 60 की, ऐसी कुछ सेना थी। मतलब 50-60 हजार सेना थी और इधर 7-8 हजार सेना थी। अब आपको देख करके ये लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें हार जाएगी, लेकिन होता इसका उल्टा है। होता इसका उल्टा है। अब उल्टा क्यों होता है, तो आपको मन में तो आएगा कि भाई 50 हजार की सेना है और इधर 5 से 7 हजार की सेना है, बस। अब देखिए, लड़ने के लिए ये तो सब आ गए, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि शाह आलम जो है ना, मुगल उस टाइम पे एकदम अपने लास्ट अंतिम चरण सीमा पे था, मतलब खत्म था, बस चल रहे थे, घसीट रहे थे। मतलब जैसे एक बूढ़ा हो जाता है ना व्यक्ति, बूढ़ा होने के बाद वो मरता नहीं है लेकिन चल नहीं पाता ना, उस टाइप से इन लोग का हाल कुछ हो गया था। अब यहां पे उस टाइम पे ऐसा कुछ था आलम कि मतलब सेनाओं को पैसा देने के लिए इन लोग के पास पैसे ही नहीं थे। सेना में जो सैनिक होते हैं उनको वेतन दी जाती थी, वो देने के लिए इनके पास पैसे ही नहीं थे। तो जो सेना में लड़ाके थे वो तो हट गए थे, है ना। जब हट गए तो अब लड़ने कौन आएगा, अब लड़ने कौन आएगा। लड़ने के लिए ये लोग क्या किए, जितने भी बाल काट रहे हो, अच्छा आओ आओ मैं तुमको सेना में भर्ती करता हूं, चलो 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 चलो, पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो ले चलो। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम घूम रहे हो यहाँ, पकड़ो पकड़ो इसको, ये गोली खेल रहा जो लड़का, पकड़ो 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 इसको, ले चलो ले चलो ले चलो, ये सेना में भर्ती हो, चलो। ऐसे करके ये लोग क्या करते थे, सेना में भर्ती कर लिए। अब भैया जो कंचे खेल रहा है और जो बाल काट रहा है वो इंसान को तो नहीं काट पाएगा ना, वो तो नहीं काट पाएगा। अच्छा, प्रेस कर रहा है, पकड़ो 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 इसको, इसको पकड़ो, यही, हाँ 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 बिल्कुल, पकड़ पकड़ के लाओ लाओ लाओ। अच्छा, प्रेस कर रहे थे, चलो चलो तुम सेना में भर्ती हो गए, चलो ले चलो। अब इस तरह की सेना बनाई हुई वो कितना देर तक टिकेगी यार, 50 हजार हो चाहे 1 लाख हो चाहे 1 करोड़ हो, कितने देर तक टिकेगी। अब यहां पे क्या होता है, इसकी सेना तो ठीक ठाक थी, लेकिन कितनी सेना रही होगी इसके पास। लेकिन ये जो थे ना, तो इनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता ही नहीं थी। मतलब जितने भी थे तीनों मिलके नेतृत्व नहीं कर पा रहे थे सेनाओं का, कैसे लड़ना है, मतलब भूल से गए थे ये लोग कि हमारे पूर्वज हुआ करते थे जो लड़ते थे अच्छे से, ये लोग तो भूल ही गए थे कि लड़ना भी मतलब लड़ने में तलवार ऐसे पकड़ी जाती है, अच्छा ऐसे पकड़ी जाती है क्या तलवार, अच्छा गोले जो दागे जाते हैं तो आगे लगा के गोले दागे जाते हैं, ये सब भूल गए थे, मतलब इनको कुछ पता ही नहीं था, है ना। अब इधर से आए, इधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले 2-4 फायर किया, 2-4-6-10 फायर किया है, ले इधर मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला, तीनों की सेना में मतलब जो 50 हजार लोग थे उसमें से 25-30-40 हजार तो भाग गए कि भैया यहाँ तो पैसा वैसा मिलेगा नहीं, ऊपर से हमारी जान जाएगी। तो उधर भाग गए, वो उधर अपने में ही गए, गायब, टाटा बाय बाय हो गया उनका, है ना। अब इसके बाद क्या होता है कि ये लोग अपना 5-7 हजार की सेना थी, 8 हजार तक, ये लोग क्या करते हैं, लड़ाई होती है इन दोनों में, जितने बचे थे सैनिक। अब इसमें क्या होता है कि इधर के जो ये तीनों हैं महान हस्तियां हमारी, तीनों ही मारे जाते हैं। क्या होता है, तीनों मारे नहीं जाते हैं,
हार जाते हैं, ठीक है ना। मार जाना वो अलग चीज है, मर जाना वो अलग चीज है, लेकिन मारा ही जाना है, इससे अच्छा तो मर ही जाते ज्यादा बेहतर था तीनों ही, लेकिन बच जाते हैं। और मीर कासिम को इसको मार दिया जाता है, दौड़ा करके इसको मार दिया जाता है कि इससे इसी की वजह से हमारा नुकसान हुआ है, हम लड़ने के लिए यहाँ आए, समय का नुकसान हुआ और जो लोग हमारे घायल हुए उसका नुकसान हुआ, तो इसको दौड़ा करके मार दिया जाता है। सुजाउद्दौला और शाह आलम दुर्ती ये दोनों बचते हैं। अब बोलता है, अंग्रेज लोग बोलते हैं बेटा ऐसा है कि तुम आए क्यों थे यहाँ लड़ने के लिए, बहुत चर्बी चढ़ी थी क्या लड़ने के लिए, मतलब मजा आ रहा था क्या लड़ने का, शौक लगी है, चलो आओ लड़ो आओ। तो ये लोग बोलते हैं साहब गलती हो गई हमसे, क्षमा कर दो। तो बोले अच्छा क्षमा चाहिए, फिर एक काम करो, चलो एक संधि करते हैं, ये तो कल को तुम फिर आ जाओगे लड़ाई करने के लिए। तो इलाहाबाद की संधि करते हैं ये लोग। कौन संधि? इलाहाबाद की संधि आपने सुना होगा। तो सुजाउद्दौला और शाह आलम दुर्ती ये दोनों मिलकर के अंग्रेजों के साथ समझौता करते हैं। अंग्रेजों के साथ समझौता क्या करते हैं कि जो सुजाउद्दौला था उससे बोलते हैं ये लोग, अंग्रेज लोग, कैसा है कि तुम अवध के नरेश हो, तुम अवध के नवाब हो बेटा, तुम एक काम करो कि मुझे चुनार का किला दे दो। एक चुनार का किला था जो अभेद था, मतलब उसको भेदा ही नहीं जा सकता था। अभेद से आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ये अभेद था, मतलब इसको कुछ मतलब कोई दिक्कत नहीं थी इसके अंदर, ठीक है ना। तो इनसे बोला गया, सुजाउद्दौला से बोला गया कि ऐसा है कि तुम एक काम करो कि मुझे चुनार का किला दे दो। बोला अच्छा ठीक, पहले ना नुकुर किया, फिर बोला ठीक 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 है मैं दे दूंगा। हाँ, फिर शाह आलम के पास आए, और तुम कैसे इंडिया के राजा होकर के, दिल्ली के राजा होकर के तुम यहां चले आए थे लड़ने के लिए हमसे, ऐसा क्यों किया तुमने? इसने बोला गलती हो गई साहब। तो बोला गलती का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। बोला क्या है? ये लोग बोलते हैं कि बंगाल का, उड़ीसा का और बिहार का जहां के नवाब अब नहीं हैं, चले गए, वहां का हम लेंगे पैसा, जो टैक्स आएगा वो हम लेंगे। अब मरते क्या ना करते। बोला ठीक है चाओ ले लो, अब क्या करें। अब ना नुकुर करेंगे तो वहीं दो तीन पड़ाका मारेंगे, इससे अच्छा बोला ठीक है चलो जो भी है ले लो ले लो, अब क्या करें, क्या कर सकता था, ले लो हो गया, जाओ ले लो। तो ये शाह आलम से क्या क्या ले लेते हैं, बिहार ले लेते हैं, उड़ीसा ले लेते हैं, उड़ीसा का क्षेत्र, और साथ में ही बंगाल का क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्र इतने समृद्ध थे, इतने शक्तिशाली थे, समृद्धि के साथ साथ शक्तिशाली थे पहले, और इतनी अच्छी उपज थी। पहले का जो शक्तिशाली का मतलब यही था कि उपज थी अच्छी और इन लोग को उससे प्रॉफिट होता था, ठीक है। तो ये तीनों इनके पास चला गया, अंग्रेजों के पास, और यहां से अब इंडिया क्या हुआ, गुलामी के रास्ते पे निकल गया। दोस्तों क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।